तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे भारत से भी। यानी इस देश के 2 जाने माने एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच मेरे साथ है, और मैं दूसरी तरफ की बात कर दूं, जब्बार चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फकर यूसुफजई साहब जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। हुमायूं सरफराज साहब जुड़ेंगे मेरे साथ, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। शिवम त्यागी जी जुड़ेंगे, भारत के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में हसन दुर्रानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। फकर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि RSS और BJP ये करवा रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ, ये कहना है आपके जो प्रधानमंत्री है उनके सलाहकार का। कितने बढ़िया सलाहकार है आपने पास फकर साहब। थैंक यू। आप भी बता दीजिए, इमरान खान कहीं क्रिकेट खेलने भारत में आते हो, शाखा में जाते हो, तो उसके पते हमको भी दे दीजिए, कुछ पुराने फोटो ढूंढेंगे उनके। नहीं, ये जब इनसे कोई चीज कंट्रोल में नहीं आती तो ये इस तरह के पैंतरे फेंकते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जो मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। कि हालात कहाँ से खराब है ये इनको पता है और कहाँ से ठीक होंगे ये भी इनको पता है। RSS को या हिंदुस्तान को या किसी और को इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल करना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान को कहना, ईरान को कहना या इंडिया को कहना। बात यह कि हालात एक तो इनको समझ नहीं लगी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि कब हमने अरेस्ट करना है और कब करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और मिसकैलकुलेशन जिस तरीके से हुई इनसे, इसी हुकूमत से, PDM की, जिसकी वजह से आज ये मेरे ख्याल में जो रोड्स के ऊपर जो कुछ आप दिखा रहे हैं और या जो पाकिस्तान के मीडिया में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, पेशावर से लेकर कराची तक बड़े शहर जितने भी है, तो वहां पे इस किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही है जो अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं। इकोनॉमी पहले से काफी खराब थी। अब आज के दिन में तकरीबन डॉलर जो है वो 7 से 9 रुपए बढ़ा है मार्केट के अंदर, इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। वो तकलीफ और वो परेशानी किसकी होगी? एक आम पाकिस्तानी के लिए इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा, प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेंगी। अब किसी की छोटी गाड़ी थी, उसने बड़ी मुश्किल से बेचारे ने मोटरसाइकिल या गाड़ी ली, उसको जला दिया। वो नुकसान किसका है? वो ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ना आसिफ अली जरदारी साहब का है, ना मौलाना फजल रहमान साहब का है। वो एक आम पाकिस्तानी का नुकसान है। रेडियो पाकिस्तान किसके टैक्स के पैसों से चल रहा है? वो मेरे और मेरे जैसे और बहुत सारे जो पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, उनके टैक्स के पैसों से चल रहा है। ठीक है, अगर आपने फकर साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। पहले मैं RSS BJP पे रिएक्शन ले लूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आज भी कितना इंडिया बैशिंग कर सकते हैं। हसन दुरानी के पास चलता हूं, वो भी पाकिस्तान के पत्रकार है। हसन दुरानी साहब, RSS BJP जिम्मेदार है? कुछ फोटो दे दीजिए, अगर इमरान खान ने कोई शाखा अटेंड की हो जब क्रिकेट खेलने जाते हो, दे दीजिए, मैं भी चला दूंगा अपने यहाँ पर कि देखिए खान साहब शाखा अटेंड करे और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, या BJP के कोई कॉन्क्लेव में गए हो। देखा जी, सीधी सबसे पहली बात यह है कि अभी जो मेरे भाई ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि देखिए हमारे अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हमें क्या जरूरत है हम किसी और के जाके मक्खियों के छत्ते में अपना हाथ मारते फिरें। अभी जो ये बात हुई है, ये बात अरब को सेना इसको को पाऊँ है। लेकिन जिस तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान कार्ड बिकता है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया कार्ड बिकता है। और हम दोनों जो मुल्क हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के करते हैं और उसके ऊपर जो है अपना बातें करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो है इधर भी जो है वो मसाला पूरा बिकता है, आपकी तरफ भी मसाला पूरा बिकता है। तो इसलिए जो है ये सर, मैं एक बात बताता हूँ हसन भाई, आप मेरे को इजाजत दीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना लिया कि हम RSS वालों के साथ नहीं रहेंगे, BJP वालों के साथ नहीं। BJP तो तब थी नहीं, RSS थी, बहुत छोटा सा संगठन था। आपने कहा इनके साथ नहीं रहेंगे, हमको मुल्क दो, आपको पाकिस्तान मिल गया। क्या हुआ? 75 साल बाद हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कहां पे खड़े हैं मुझे आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस संगठन से नफरत के आधार पर आपने अलग पाकिस्तान मांगा था, उस संगठन के ही कृष्ण गोपाल जी ने सबसे पहले कहा था कि भाई इनको गेहूं दिलवा दो, हमारे पास है, फालतू है, इनको दिलवा दो। मैं चाहता हूं कृष्ण गोपाल जी जो RSS के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर अंग्रेजी मैंने सही किया है तो मैं चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट भी निकलवाइए। मैं 8:30 पर वो स्टेटमेंट सुनवाऊंगा सभी लोगों को और वो उससे बहस को आगे ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हसन भाई आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं जब्बार साहब के पास चलूंगा। 2 इंडियन पैनलिस्ट है जो सुन रहे हैं और हंस रहे हैं कि भाई इमरान खान भी शाखा में जाते थे। पाकिस्तान में शाखा लगती हो मुझे नहीं पता, लगती है हसन भाई? पाकिस्तान में शाखा लगती है क्या?
आरएसएस वालों की या बीजेपी वाले जाते हैं वहां कैंपेनिंग के लिए? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है एक बैशिंग करने का, ठीक है, आप उसको एंजॉय करें, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने जो बात कही है या उससे पहले उसके बाद अभी स्टेटमेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि इमरान खान को ये सपोर्ट करते हैं, तो सर आप वो चीज़ें भी बताएं ना। जब इमरान खान साहब को जो है इस बात के ऊपर लेके फिरते होते थे और एक पूरा प्रॉपर घंटा होता था कि नवाज शरीफ जो है वो मोदी का यार है। देखिए अगर नवाज शरीफ ने कोशिश की थी और उन्होंने अपने नवासी की शादी के मौके पे उन्होंने अगर उनको दावत दी है और वो साहब अगर बनफ से नफीस खुद वहाँ पर तशरीफ लेके आ गए, तो उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ वो आपके सामने था। लेकिन ये जो अभी इस वक्त बात हो रही है, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ दीपक भाई कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम ये है, आपके और हम दोनों देश जो है बेसिकली हम एक ही जो है वो रहतल के रहने वाले हैं, एक ही मिट्टी से जो उगा हुआ गंदम है उसका आटा हम लोग खाते हैं। तो हमारे जो आपके भी वहाँ पे यही चीजें चल रही होती हैं, हमारे भी यहाँ चीजें चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप जैसे लोग और मेरे जैसे बंदे अगर हम इन चीजों को इस तरह अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर तो फिर पीछे का क्या? ठीक है, आपका और मेरा, अगर हम लोग जो है हम बाकी लोगों से थोड़े से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम कम से कम बात सुन भी लेते हैं और अपनी बात सुना भी लेते हैं ना। आप इतने फंडामेंटलिस्ट हो जाए ना, अगर हम दोनों में से कोई भी बंदा फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा या रिजिड हो जाएगा तो फिर तो हर चीज खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज अगर इस वक्त आपने बात की है अपना यहाँ पे हम जो तारड़ साहब ने जो बात की है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इसका कोई अब फिलहाल किसी किस्म की कोई वेटेज नहीं है। अच्छा हसन भाई, कितनी बार हिंदुस्तान आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी बार आए आप साफी के तौर पर या एज ए इंडिविजुअल के तौर पर? सर आपने कभी बुलाया ही नहीं मुझे। चलिए, मैं 7 बार पाकिस्तान गया हूं, लाहौर बस से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, लाहौर बस से अटल जी के साथ। उस बस में अंदर नहीं था मैं, बस में बाहर था, लेकिन था, मैं उसको कवर कर रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं ना आपके यहाँ के लोगों के रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से। 7 बार गया हूं मैं वहां पर। और मैंने SM कृष्णा फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ, पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उनके साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2 बार। उसके बाद जो है उस मैरियट में रुका भी हूं जिसके यहाँ आपने जो आतंकवाद पैदा किया है ना, उसने उसको पूरा बम से उड़ा दिया था। उसी मैरियट होटल में कई बार रुका हुआ हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आपके प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने कही है, जरा सुन लेते हैं। आरएसएस और बीजेपी पर उन्होंने क्या आरोप लगाया, कैसे आरोप लगाया, फिर मैं आपको 8:30 पर आरएसएस का स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, जिनके तथाकथित नफरत के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटे थे। चलिए, लौंडे लपाड़े शब्द नेशनल नहीं इंटरनेशनल टेलीविजन पर किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सलाहकार ही बोल सकता है। तो सीधे मैं जब्बार जी के पास चलता हूं। जब्बार जी बताइए, क्या कहेंगे आप ये अता साहब की इस बात पर? अच्छा चौरसिया साहब, जो आप जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी अपना जो है ना वो था कि मैं जानूं ये कि अता तारड़ भाई ने ये बात क्यों करी है। तो अता साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी बताइए जरा, ये आप ये बात करें। तो वो बोल रहे थे कि इन बलवाइयों का जो अगजनी कर रहे हैं, जो टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, इनका जो तरीकाकार है, ये दंगे करने का जो तरीकाकार है, ये वही है जो हिंदुस्तान में जो अपनाया जाता है, जो कि गुजरात फसादात में अपनाया गया था, जो कि PIA। अच्छा, आपको पता है गुजरात में हुआ क्या था? मुझे जब्बार भाई ये बताइए ना, गुजरात में हुआ क्या था? किस बात से दंगे शुरू हुए थे? ना बताइए ना, गुजरात में किस बात से दंगे शुरू हुए थे? जब्बार भाई बताइए ना, किस बात से दंगे शुरू हुए थे गुजरात में, ये बताइए। पहले बताइए किस बात पे दंगे शुरू हुए थे, तो बताइए 2002 में। मैं आपको हर चीज का तसल्लीबख्श जवाब देता हूँ, आप सुनिए तो सही हुजूर। आपने पहले बताइए, आपने गुजरात की बात करी, आप बताइए 2002 में गुजरात में दंगे किस बात पर शुरू हुए थे, बताइए। आप खामोश तो होइए जनाब, खामोश तो होइए। आपने फखर यूसुफ साहब पूरी बात ध्यान से सुनी, तो वो आपके हक की बात कर रहे थे ना। उनको भी दूसरे पैनलिस्ट को भी पाकिस्तान से पूरा टाइम दिया, मुझे भी सुन लीजिए। मैंने बताया, सुनता हूं, पर मुझे बताना किस बात पर गुजरात में दंगे शुरू हुए थे, बताना। मुझे इतना पता है कि वहां पर बलवाइयों ने जो है मुसलमानों को काटा था, और मोदी साहब जो गुजरात के कसाई कहलाते हैं, उन्होंने सारा इसको फैसिलिटेट किया था। सर, वो दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, और अगर शहबाज शरीफ को मालूम पड़ जाए कि मोदी जी उनसे मिलना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूं इस्लामाबाद से पैदल दिल्ली आ जाए।
वाह 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 वाह, वीजा भी ना ये मांगे, जो- इस्लामाबाद से पैदल दिल्ली आ जाए, इतनी वक्त है भारत की आज। सही थे जो बिन बुलाए काबुल से सीधा लाहौर में उतर गए अरे थे ये भाई। तो हमारा यही बड़ा मुझे- दिल है मेरे भाई कि हम बिन बुलाए काबुल से बिना बताए पहुंच गए। वापस कर देते, अब उतरने क्यों दिया फिर आपने? वापस कर देते ना, आपका ये- काबुल से आपका ये पाकिस्तान बड़ा- की एयर स्पेस में आने ही नहीं देते, बोलो उतरो ही मत। आप सुन ले, आपका ये बड़ापन भी है कि जो मेहमान एक कड़े वक्त में हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, जब वो आपके यहाँ गोवा जाता है तो वहां पर इतना सा दिल कर लेते हैं, इतनी सी शक्ल बना लेते हैं, ऐसे खड़े रहते तान के जैसे पता नहीं क्या क्यामत आ जाएगी। हाँ तो और हमारे जब अटल जी गए थे लाहौर की बस लेकर, जिसमें मेरा साथ था, तो करगिल आपने ही कराया था, करगिल आपने ही कराया था ना। उसके बाद बताओ ना जब्बार भाई, अब मुझे आईना मत दिखाइए। मैं भी आपके 4 बार हिंदुस्तान मैं भी आ चुका हूं और मैं भी आपसे एक एक रथ से, मैं पलटन मैदान से लेके आजाद मैदान से लेके प्रेस क्लब के रोड तक पैदल घूमा हूं, दिल्ली के पहाड़गंज से लेकर मैं लाल किला तक पैदल घूमा हूं, कवरेज किया मैंने, रिपोर्टिंग मैं हजूर, मैं भी एक एक रथ को जानता हूं। मुझे अच्छा बताइए कब आया भारत, कब आया? मैं अभी रिकॉर्ड निकलवा के बता देता हूँ, आप आए भी थे कि नहीं आए थे? 2015 में पोलियो पे रिपोर्ट करने के लिए, आपका इलेक्शन सिस्टम रिव्यू करने के लिए, आपका जो अपना जो रेल का जो अपना प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए मैं आपको भेज देता हूं, आपकी अपनी रिपोर्टिंग सारी, परेशान मत होइए। 2015 में आपको किसने बुलाया जो आप आ गए 2015 में? जरा ये भी बताइए, और किसने वीजा दे दिया उसका नाम भी बता दीजिए। आप जरा अपना पूछ लीजिएगा, वहां पे अपना वो जेपी सिंह साहब थे, जहाँ पे आपके अपना एक्टिंग है। अब अकेला क्यों रहे आप? 2015 में मोदी जी आ गए थे, पाकिस्तान के वीजा बंद थे टोटल। 2015 के 6 सितंबर को मैं हिंदुस्तान के दिल्ली में था भाई, चेक कर लें अपना रिकॉर्ड, आप इमिग्रेशन पे जाइए और जेपी सिंह साहब को फोन मिला लीजिए कि जब बात आप मेरे मेहमान है इसलिए मैं कोई और शब्द नहीं बोलता, और शब्द नहीं बोलता। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। किसने दे दिया? मैं कह रहा हूँ, मैं 2015 की तारीख बता रहा हूँ आपको, इमिग्रेशन को अभी रिकॉर्ड निकाल के बताइएगा। और आपके पोलियो पे मैंने पोलियो कैसे कवर किया हिंदुस्तान में, उसको कवर किया मैंने आपको। मेरे भाई 2015 तक पोलियो, उससे कई साल पहले भारत से पोलियो 100% खत्म हो चुका है। आप क्या लगाने नहीं देते थे टीके कि नस्ल मर जाएगी हमारी? हमारे खत्म हो चुका है कई साल पहले। पल्स पोलियो अभियान भी खत्म हो चुका है। मुझसे पूछ ले, रिपोर्टिंग मैंने की है, कवर मैंने किया है, रिसर्च मैंने की है, मुझसे पूछ ले कब खत्म हुआ था भाई, ये बता दो। अच्छा अरे छोड़िए ना सर, मैं अब वक्त नहीं बर्बाद करता आपसे अनावश्यक। अपनी बात कह दीजिए, 30 सेकंड में खत्म करिए, आगे चलते हैं। वीजा देख ले मेरा, आप वगैरह को बड़ा शौक है ना लगा हुआ हिंदुस्तान का। आप काउंटर वो चीजें करें जो सूट करती हैं आपको। हम मुद्दे पे मुझे पता है आप वीजा दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन सी किताब दिखा रहे हैं। स्काइप पे कौन सा वीजा दिख रहा है जब इंटरनेट बंद है सब? हिमालय जी को इंटरनेट से बात कर रहे हैं हम लोग, ये इंटरनेट से बात कर रहे हैं, सैटेलाइट तो नहीं भेज रखी हिमालय जी ने मेरे पास। नहीं आप इंटरनेट से नहीं, आप वाईफाई से बात कर रहे हैं। 90% इंटरनेट बंद है, कुछ जगहों के वाईफाई चालू है, इतना मैं जानता हूं पाकिस्तान के बारे में। और चलिए ठीक है, आपके पास वीजा है, आपको मुबारक हो, आप फिर आए, मैं आपको मेहमान बना के बुलाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात कह दें आप नहीं रसिया जी, आपको सर मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट बंद करना याद है, इसलिए आपको बार बार, आपको मणिपुर में कर्फ्यू लगाना याद है, इसलिए आपको पाकिस्तान याद आ रहा है। ठीक है, अच्छा अपनी बात कह दीजिए भाई पाकिस्तान के बारे में। जी, पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, और जो बुलवाई हैं, जो दंगे कर रहे हैं, वो किसी की भी शय पे कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन की ताकत से कर रहे हैं, चाहे वो कल्ट कल्चर का शिकार हो गए हैं। दे विल बी टेकन टू द टास्क। वो जा रहे हैं और उनको पकड़ा जाएगा, उनको आखिर तक बताया जाएगा उन्होंने किया क्या पाकिस्तान के साथ। They have done very shameful and bad thing to Pakistan. I don't endorse, don't support. ठीक है, चलिए ठीक है, मैं सीधे पहले जनरल सिवाज के बाद चलता हूं। जनरल सिवाज साहब, क्या हंसेंगे आप जो आरोप आज जो पाकिस्तान के सलाहकार ने लगाया, या आप सोचेंगे पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है? देखो, ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अंदरूनी सिचुएशन से हो रहा है, ये सच्चाई है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये पहली बार है कि पाकिस्तान की जो अवाम या पीटीआई वर्कर हैं
वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट गए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो पाकिस्तान की आर्मी में कोर कमांडर जो घर है लाहौर में, वहां जाके गुंडागर्दी करना। इसको हम भी इंडोर्स नहीं करते, क्योंकि फौज का भी एक अपना तालीम होता है। मगर जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, चाहे रावलपिंडी हेडक्वार्टर में हुई है, वो ऐसा लगता है कि एक बदलाव आया पाकिस्तान में, जो कि फौज को वो टारगेट करने लगे हैं। उनको लगता है कि जो प्रॉब्लम है, वो जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की आईएसआई है, डीप स्टेट है। वो कहीं ना कहीं नारे भी आते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। सच्चाई क्या है वो तो समय ही बताएगा, मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जहां पर पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट किसी ने टेक ऑन किया हो। मगर यह सच्चाई है, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब हैं। एक सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई है, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली तो कमजोर था ही, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत आ गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, उधर से अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बड़े खराब हैं, और जो इनको आईएमएफ से लोन मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। आज जो दिक्कत पड़ रही है कॉमन आदमी को, वो बहुत मुश्किल हो रही है। आज हर चीज के रेट स्काई रॉकेटिंग हैं, तो चाहे वो आपके आटा हो, दाल हो, चीनी हो, और बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है। और ऐसे में जो लोग सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने लॉ अपने हाथ में ले लिया है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान जो है अब सिविल वार की तरफ जा रहा है। और इसको अब कैसे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट क्या करेगी ये तो समय ही बताएगा। और ये भी सच्चाई है, इमरान खान तो खुद जेल में डाले हुए हैं, और इमरान खान जो पीटीआई की सेकंड स्ट्रिंग के लीडर हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी हैं या फवाद चौधरी हैं, उनको भी सुनने में आया कि जेल में डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात हैं कि क्या ये सिविल वार की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि वाकई अनटिल अनलेस अगर इसको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जा सकता है। और भारत के लिए चिंता का विषय है दीपक, मैं ये बताऊंगा कि हम नहीं चाहते कि इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो, मगर अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत को होता है। हो सकता है कि वहां से रिफ्यूजी आ जाए, हो सकता है कोई टेररिस्ट एक्शन पाकिस्तान करा दे आईएसआई, क्योंकि वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा अपने लोगों की अटेंशन, या हो सकता है कि वो वहां से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको एक्टिव करा दे और वो दिखाए कि भी भारत के साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो एक डाइवर्जन के लिए कुछ भी कर सकता है भारत में। आतंकवादी एलओसी को एक्टिवेट करना, ड्रोन से। ठीक है जन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन फखर साहब, उसके बाद मैं शिवा आपके पास आऊंगा। मैं समझना चाहता हूं, आईएमएफ तो वैसे ही आपको लोन नहीं दे रहा था, क्या इससे आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन और ज्यादा खराब नहीं हो जाएगी? और मैंने आज कुछ पाकिस्तान के लोगों को सुना, कुछ इंडियन लोगों को भी सुना, उनका कहना है कि जैसे ही अभी ये इंडिकेशन आपको चाइना से मिला है कि भाई बंद करो, अगर आप संभाल नहीं पा रहे इमरान खान को, और सेना को कंप्लीट कंट्रोल दो, और उसके बाद जो है आगे की बात होगी। क्या ऐसा दिखता है? क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी का नकाब भी हटा लेते हैं तो भी आपको आईएमएफ के सामने दिक्कत होगी। देखिए, आईएमएफ के साथ हमारी जो ये दिक्कत है, इसको तकरीबन अब 1 साल होने वाला है। ये 2022 से ये किस्सा चल रहा है, और अभी जो 9th या 10th रिव्यू है उसके ऊपर हम फंसे हुए हैं और काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। वो जब उनकी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कोई नई चीज़ मार्केट में ले आते हैं, कहते हैं ये पूरी कर लें तो उसके बाद हम आपका रिव्यू करेंगे। वो तो है पाकिस्तान के सामने, वो तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कहा कि जी अगर चाइना ने कहा कि जी फौज को आ जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह की कोई वो चीज़ करेगा। और दूसरी बात यह कि क्या जो फौज है वो भी ये चाहती है, क्योंकि जो मुश्किल सिचुएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस किस्म का जहन रखने वाला होगा। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से मैं तो डायरेक्टली नहीं जानता उनको, जो लेकिन जो मैंने उनके हवाले से सुना है, तो वो ये कि कहते हैं कि जी वो डेमोक्रेसी वाले आदमी है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले आदमी है। अगर शायद उनकी जगह कोई और होता, जनरल मुशर्रफ जैसा आदमी होता या कोई और आदमी होता, तो शायद वो 1 मिनट भी ना लगाता और वो कहता कि चलो जी ये तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टेक ओवर कर लें, क्योंकि वैसे ही अवाम भी चार्ज किस्म का मोब भी है और
और गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स यकीनन फौज के जनरल्स को भी पता है कि वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, IMF से पैसे कैसे वो लेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे कोप अप करेंगे, जो बाकी इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इन सारे मसलों को फौज अगर कंट्रोल कर सकती होती तो मैं तो कहता हूं कि शायद शहबाज शरीफ साहब या कोई और उनको कहता है कि सर आप आ जाइए, अगर आपसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए सारे पार्टीज को, सब लोगों को, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। मैं ये नहीं कहता कि उसको एक्सक्लूड किया जाए, उनको बैठना पड़ेगा अगर वाकई वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने सही करना है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर यही सिचुएशन जो हमने कल देखी GHQ के सामने, कोर कमांडर हाउस में, पेशावर मर्दान में, मुल्तान कैंट में, मियावाली कैंट में, तो वो फिर यही चीजें अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलेंगी और मजीद बदतरी आएगी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पहले ट्रस्ट नहीं करती हमारे ऊपर, वो यही कहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो हम कैसे बात करें उनके साथ। अगर आपने हमसे लोन लेना है या कोई प्रोजेक्ट आप मांग रहे हैं कि हम वहां पे जाके इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट तब होती है जब जहां पे स्टेबिलिटी होती है, लोगों को ट्रस्ट होता है कि हाँ यार मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब का किसी को नहीं पता कि वो 3 महीने रहेंगे या 6 महीने रहेंगे। ये अब अगर पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ आ रही तो यूरोप में बैठा हुआ आदमी या चाइना में बैठा हुआ आदमी या अरब दुनिया में बैठा हुआ इन्वेस्टर कैसे ये शिवम, करेगा? एक क्विक रिएक्शन जो बीजेपी और RSS पर आरोप लगे हैं उस पर, उसके बाद मेरे साथ एक और पैनल पे पत्रकार बैठे हुए हैं, हुमायूं सरफराज। माफ कीजिएगा हुमायूं साहब, देखा नहीं मैंने आपकी तरफ, ब्रेक के तुरंत बाद आऊंगा। देखिए दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में 80 देशों में संघ कार्यरत है और 39 देशों में संघ की शाखाएं चलती है। मैं तो संघ में हूं नहीं, जीता हूं इनफैक्ट, तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं, ये मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी संघ चलता है और इतना मतलब इतना घबराते हैं पाकिस्तानी संघ से कि संघ यहां बैठकर इतना सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और आपकी आर्मी और आपके लोग और आपके वो पाव किलो के बॉम्ब और वो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट वो क्या कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आया। मुझे लगता है कि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को बीजेपी या RSS से एसोसिएट करके अब आप अपनी जनता का मूर्ख नहीं बना सकते। ये बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से अनार्की इस समय पाकिस्तान में है, इसमें ना ही तो RSS का कोई इंटरेस्ट है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से कहा गया था कि जब गेहूं की जरूरत थी तो यहीं से संघ के ही एक नेता ने कहा था कि भाई गेहूं दिया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों के बाद भी अगर आप अपने रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और जबरदस्ती पंचिंग बॉल की तरह किसी को पकड़ के अपनी जनता को अपीज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, 90 के दशक के पाकिस्तान के नारे हैं। अभी पिछले कुछ समय से पश्तून मूवमेंट में भी ये लगे, बलोच में भी ये लगे, अभी अप्रैल में POK में इस तरह के जो हंगामे थे वो हुए और तमाम चीजें हुई। मुझे लगता है उनके पास दे हैव टू मच ऑन देयर प्लेट। जबरदस्ती हिंदुस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और जहां तक बात संघ की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, वो किस तरीके से देखते हैं या अपने लोगों को पोलराइज करने के लिए किस तरीके से हिंदुओं को या संघ को गाली देते हैं, वो उनका एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इस तरीके का कोई मामला है नहीं। संघ अपनी चीजों को, अपने देश को और अपनी राष्ट्रीयता को लेकर इतना व्यापक है कि अगर पाकिस्तान में उसका एक शाखा खुल जाए तो हो ना हो उनकी स्थिति भी बेहतर हो जाए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक सबका रिएक्शन लेंगे, हम उनका भी लेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है फकर यूसुफ, फकर साहब से हमने बात की। तो पाकिस्तान में चारों तरफ आग लगी हुई है। तस्वीरें देख लेते हैं कुछ पहले, फुल फ्रेम जी। देखिए, ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, आग के हवाले कर दी गई है और कई जगहों को पुलिस वालों को और फौज वालों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। गाड़ियों में आग लगी हुई है। ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की गिरफ्तारी पर। क्या इस तरह का उग्र प्रदर्शन इससे पहले किसी पॉलिटिकल लीडर की गिरफ्तारी पर हुआ है? यही बात हम समझते हैं। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सरफराज साहब जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल हम पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, आपने अगर पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर या इवन साउथ एशिया के अंदर, उनमें वायलेंस का एक अंसर कभी ना कभी गालिब आ जाता है। ऐसी ही सूरत हाल आपको इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आती है। ये देखिए, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है
तो शायद इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये हाईलाइट हो जाते हैं। ये इस तरह के मामलात कभी ना कभी मुल्कों की तारीख में होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं। इससे पहले मैं क्योंकि खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लॉयर हूँ, मैं इन मामलात को करीब से समझता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि जो सियासी वर्कर हैं वो बड़े जोश में आ जाते हैं, वो लीडर से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं और इस इजहार के नतीजे में उनमें से कोई ना कोई उस लाइन को क्रॉस करते हैं और वो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे अब रिसेंटली इंडिया के अंदर आज से कुछ अर्सा पहले कुछ इंडियन फौजियों को मुझे अब रियासत तो याद नहीं है, वहां पे शायद एक बड़ी तादाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया था। तो अब वो देखें, लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ जो उनके जज्बात जब आपके से बाहर हो जाते हैं तो उसका इजहार करते रहते हैं। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है और मुझे उम्मीद है कि ये सूरत हाल आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कंट्रोल में आ जाएगी। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इस हवाले से भी है कि इमरान खान साहब जैसे पॉपुलर और जो लीडर थे, उन्होंने जो मेरे ख्याल से ये उनकी पार्टी पे एक आंसर था जिसके ऊपर पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट बड़े अरसे से उन्हें बावर भी करा रहे थे, लिख भी रहे थे कि उन्हें जो उनकी शिद्दत पसंदी उनकी पार्टी के अंदर आती जा रही है उसका उन्हें सद्देबाब करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी लीडरशिप की भी नाकामी है इस सारे मामले के अंदर कि वो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, आप समझते हैं कि आर्मी के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए इस तरह के मॉब्स को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपको कल लाहौर कैंप में जो नजर आ रहा है ये सेल्फ रिस्ट्रेंट था अदारों का कि उन्होंने किसी शख्स को कुछ नहीं कहा। इवन के पेशावर के अंदर भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है वो इन जैसे अदारों के लिए कंट्रोल करना शायद कुछ घंटों का काम होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, अच्छी बात है। फौज जो है वो, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उसे करें। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन आप लोग बना रहे हैं ना, जो पिक्चर आप पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है हसन दुरानी साहब, क्या फौज इसको कंट्रोल कर सकती है? और क्या इससे पहले पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन जिसमें जीओसी के बंगले के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जुड़ गए हैं और उन्होंने पूरा तोड़ दिया हो, ऐसा कोई याद आता है हसन साहब आपको? देखिए, इससे पहले जो हुआ है ये जो चलाओ घराओ और बलवे जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और वो पीटीआई ने ही किए हैं। 126 दिन के जो इनका एक बैंड जो था उनका एक फेस्टिविटी जो प्रोग्राम था। लेकिन इस दफा सिर्फ ये इसके अंदर आप एक चीज ऐड कर लें कि ये अगर लाहौर के अंदर जो है कोर कमांडर के घर पे ऊपर हमला हुआ है उसको वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये सिर्फ इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो जितनी भी जो भी मेरे जो भाई बैठे हुए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि फौज जो है वो इस मामले में बिल्कुल एक साइड पर हो रही है और वो ये चाहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट के अंदर है, वो ये जो मसला है इसको पॉलिटिकली सॉल्व कर सके। और अभी जो आप जिस बात कर रहे थे जो है अपना इमरान खान के बाद जो बाकी जो दूसरी लीडरशिप है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अभी मैं देख रहा था तो मुझे अभी मेरे रिपोर्टर ने जो है मुझे खबर पहुंचाई है कि जो यास्मीन जी जो लाहौर पंजाब की जिनकी सरबराही के अंदर ये जिनकी अंडर द लीडरशिप जो कोर कमांडर जो उसका हाउस था उसके ऊपर जो जिन्होंने बलवा किया उन समय वो जो 4 खवातीन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो एजाज चौधरी साहब जो पाकिस्तान लाहौर के अंदर एक बहुत पीटीआई के वेल रिनाउंड जो है वो लीडर, उनका जो बेटा है वो उसको लीड कर रहा था जो मर्दों वाली साइड थी और उसने उसकी वीडियो और ऑडियो और जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पे बना के अपलोड भी की थी। वो अभी जो है वो अभी लॉन्च है और पुलिस और दूसरे जो अदारे हैं वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर। अभी ये देखिए, बात ये है कि ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये इमरान खान साहब का एक ऐसा उन्होंने तालीम दी है अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, अपने जो उनके जो वोटर्स हैं कि आपने हमेशा से जो है वो करना है, रिटेलिएट करना है, आपने जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मन की सियासत करनी है। अगर आप 1992 से लेके अगर आप या जब से वो कहते हैं इमरान खान साहब पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं वहां से अगर डे फर्स्ट से लेके आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, नो डाउट इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ग्रास रूट
लेवल्स तक आए हैं। ठीक है, होता है कहीं पे कहीं कहीं की किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान हमेशा बैसाखियों के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग है, और वो फैन फॉलोइंग जो है वोटर या सपोर्टर के तौर पे नहीं है, वो उनका जो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, जो उनके ग्लैमर लाइफ की है, वो अभी तक वही लेके उसी को वो कैश करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मजहब टच, इस्लामी टच जो दिया है, वो भी काफी हद तक खतरनाक जो है ना सूरत हाल अख्तियार कर गया है। मैं उसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता और मैं करना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें जो आर्मी है या हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी ये सारा कुछ हुआ है। आप देखते तो तहरीक लब्बैक के दौरान में जो मसले मसाइल हुए थे, वो भी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी थी, उन्होंने चाहे वो पुलिस थी या पैरामिलिट्री स्टाफ था या जो भी था, उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया था। लिहाजा मेरे और ना ही मैं किसी किस्म की जो है सिविल वार की तरफ देख रहा हूँ, और मेरी दुआ है कि ऐसी किस्म की अनरेस्ट ना हो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में किसी किस्म की अनरेस्ट होती है, तो हमारे जो जैसे आपके जो एक पैनलिस्ट ने बात की थी कि अगर पाकिस्तान में किसी का अनरेस्ट होता है, तो हमारे जो हमसाया डेफिनेटली वो भी डायरेक्टली उससे इफेक्ट होंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी चीज ना हो। ठीक है, तो आपने कहा कि दुआ करते हैं आपकी ऐसी चीज ना हो। मैं भी दुआ करता हूं कि भाई हमारे पड़ोसी जो हैं सही सलामत रहें, इस तरह की आगजनी ना हो, इस तरह की बातें ना हो, और वहां पे सब हंसी खुशी रहे। लेकिन जब्बार चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या समझते हैं लोग कि ये करने से उनकी तकलीफें और बढ़ने वाली हैं, या इतने ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं इमरान की उस टावरिंग पर्सनैलिटी, उस प्ले बाय इमेज, और पाकिस्तान के उस क्रिकेटर कप्तान के तौर पर जिसने वर्ल्ड कप दिलाया था पाकिस्तान को? देखिए चौरसिया जी, मैं अगर इसको आसान शब्दों में अगर समझा पाऊँ आपको, तो मुद्दा है क्या? देखिए, मुद्दा है पावर का, सत्ता की लड़ाई है, ठीक है, दोनों तरफ की, यानी कि इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्षों में सत्ता की लड़ाई है। और जाहिर है सत्ता की लड़ाई में फिर जो ऐसे ही होता है कि जिसका जोर चलता है वो अपना डिस्प्ले करता है अपनी पावर को। और इमरान खान जिसकी पार्टी ये सब कुछ कर रही है, ये जैसे राइटली अपना एक पैनलिस्ट ने जहाँ पे हिंट भी किया कि इन लोगों ने इन लोगों में जो शिद्दत है, जो लड़ाई की क्षमता जो बहुत ज्यादा किस्म की बढ़ाई गई पिछले एक पूरे साल में बैठ के, इनके जहनों में जो जहन साजी की गई, जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई, खास तौर पे पाकिस्तान की फोर्सेस के बारे में, और जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट जो हुई। और खान साहब ने जिस तरह का दर्ज दिया यहाँ पर कि मुतअद्दिद बार सेवरल टाइम अपनी स्पीचेज में श्रीलंका के हवाले, अपने उसके बाद ये अनारकी के हवाले, तो ये सारा कुछ उसका जो है ना मुखिया धरा है। लेकिन लड़ाई सिर्फ सत्ता की है, इसमें कोई असूल नहीं है, कोई है नहीं। दूसरी बात यह है कि जाहिर है मैं इस चीज़ों को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में जो आगजनी हो रही है, दिखा रहे हैं आप, ऑब्वियसली। और ये भी एक हकीकत है कि कोर कमांडर या आर्मी इंस्टॉलेशन पे इससे पहले कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हिंदुस्तान समेत किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भी इनके किसी इस तरह ऐसे को मामला कर सके। ये बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन जो आज फौज का जो मौकफ आया है वो भी बहुत बहुत वेटेज वाला है कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्यों रजिस्ट नहीं किया, ताकि अगर किसी का जो नेफीरियस डिजाइन था कि पाकिस्तान की जनता और जो अपना जो सेना है इसको आमने सामने करने का किसी का प्लान था शुरू में, किसी का पे बना कि हम किसी जगह पे जाएंगे, फिर आगे से वो पुलिस फौज जो है वो उनको वो करेगी, अपना उन पर हमला करेगी, तो ये एक सिविल वार की सिचुएशन बन जाएगी, जिसको अवॉइड कर लिया गया। दूसरा जी, तो शुरू में साहब यही रुक जाइए, काफी कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ एक क्विक कमेंट शिवा साहब का चाहूंगा। शिवा साहब, आगे क्या होगा आपके हिसाब से? आपका ब्रेन क्या कहता है? क्योंकि अब कंट्रोल तो फौज के हाथ में है, या फौज ने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर शरीफ साहब भी शराफत दिखाना चाहें तो फौज कहेगी भाई हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो जो है आपकी सरकार जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया आप तो इमरान खान को संभाल नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, देखो दीपक, ऐसा है कि सच्चाई है कि पूरा अभी पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। क्या पाकिस्तान की आर्मी अभी टेक ओवर कर सकती है? क्या मार्शल लॉ लगा सकती है? मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। उसकी वजह यही है क्योंकि अभी उसको भी मालूम है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि इंजॉय ऑल
अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में पाकिस्तान फौज बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन में पड़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर कर लेती है तो IMF तो बिल्कुल लोन देगा नहीं। आज फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर करेगी अनटिल एक ऐसी हालात आ जाएं कि सिविल गवर्नमेंट और पुलिस और PMF जो है बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाए और लोग सड़कों पे आ जाए, मारा मारी हो जाए, तो फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगी, क्योंकि ये हालात बहुत अलग हैं जो हालात पहले होते थे। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी में भी दो अब पैंदे बन गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी इकट्ठी नहीं है। एक जो जनरल आसिम मुनीर जो चीफ है और जो पुराने DGISI जनरल फयाज हमीद होते थे, उनके साथ भी कुछ दर्जा है जो इमरान खान के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये भी देखने में आया कि आर्मी जो अकेली इकट्ठी खड़ी होती थी आज वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है। ये भी एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज को देखते हुए सिचुएशन अगर नहीं सुधरती तो पाकिस्तान आर्मी इसके अंदर जंप मारेगी, मगर अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी चाहेगी कि वो इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि देश को चलाना इतना आसान नहीं है। आज उसकी कंडीशन इकोनॉमिक फाइनेंशियल बहुत खराब है। दीपक, ठीक है, 75 साल हो गए जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। हम इसे अमृतकाल के तौर पर मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इसीलिए अब इसी 75वें साल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या हालात हैं और ये हालात क्यों बने थे। ये नफरत और पाकिस्तान अलग से बने, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने, ये मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने RSS और हिंदू विचारधारा को आधार बनाकर दी थी। नफरत के आधार पर एक नया देश बना था, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो। अब मैं दिखाता हूं वो संगठन RSS जिसके लिए शहबाज शरीफ के सलाहकार ने जिम्मेदार ठहराया है RSS और BJP को कि भाई इनके कारण ही सब कुछ हो रहा है, और ऐसा जताने की कोशिश की गई कि इसमें भारत का हाथ है। हालांकि इमरान खान साहब के भारत के कैसे संबंध रहे आप सब जानते हैं, लेकिन उसी RSS ने जिसकी नफरत का आधार बनाकर, जिसकी विचारधारा को नफरती विचारधारा बनाकर पाकिस्तान का जन्म करवाया गया, वही RSS अब कह रहा है कि भाई हमारे पड़ोसी अगर कष्ट में हैं तो उन्हें गेहूं दे दिया जाए। RSS के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने क्या कहा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया की चिड़िया भी भूखी न रहे। दुनिया की चिड़िया भी भूखी न रहे, ये विचारधारा जिसको आपने नफरती विचारधारा कहा। फकर यूसुफ जही साहब, अगर आप भारत के साथ रहते हैं तो आज भी 30 से 35 रुपए किलो आटा मिल रहा होता आपको। ये वैसे 30 से 35 रुपए किलो यहाँ पे भी था, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इसकी कोई और वजह नहीं है कि मतलब हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सब की सब चीज़ें जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। हुकूमतें तब्दील होती है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बन पाती जो आम जनता को या आम आदमी को उससे कोई रिलीफ मिल सके, जिसकी वजह से आज आटा 160-170 रुपए किलो है। फिर खाने पीने की जितनी भी अशिया है 50% के आसपास इन्फ्लेशन में 2-3 दिन पहले देख रहा था, तो चौथा या पांचवा नंबर है दुनिया में हमारा कि जो इन्फ्लेशन के हवाले से हम उस नंबर पे मौजूद है। बाकी सारी चीजों में हम नीचे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के हवाले से हम टॉप 5 के अंदर दुनिया में मौजूद है। अफसोस होता है आम आदमी का मसला भी यही घी तेल और ठीक बात बोली आपने। आप उधर से टॉप 5 में हैं, हम इधर से टॉप 5 में, आप नीचे से टॉप 5 में, हम ऊपर से टॉप 5 में, ये अंतर है। क्यों शिवम? और RSS की इस बात पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की जैसी आत्मा होती है उसका विचार ऐसा ही हो जाता है। भारत ने कभी ऐसी बातें की ना मानी, ना यहाँ पर इस तरह की चीजें चली, तभी हम यहाँ पर हैं। पाकिस्तान के लोग कितना भी कह लें कि यहाँ पर मुसलमान परेशान है, उसको दिक्कत है, उसको सरकार उससे जो है उस तरीके से नहीं देखती, सेकंड क्लास सिटीजन मानती है, संघ उनके साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है
कि अगर एक देश की 25, 30, 35 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसको साइडलाइन किया होता तो हम 5वें नंबर पे थोड़ी ना होते। सच्चाई ये है कि हम आज रॉक सॉलिड अगर टॉप 5 में हैं तो वो इस वजह से है कि देश के सभी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और ये बात सच्चाई है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनका जिम्मेदार वो खुद ही है। और अब आपने एक बात और कही कि भाई फखर साहब अब अगर इधर होते तो 30-35 रुपए किलो आटा मिलता। मैं मानता हूं गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, इंसान को ना मान लेना चाहिए, कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है, गलती हुई है, सुधारने का मौका अभी भी है। हिंदुस्तान ने कभी भी अपनी तरफ से पहल करने की कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो अटल जी का समय रहा हो, चाहे वो मोदी जी का समय रहा हो, चाहे वो खुद जाना हो। उस बात में खुद में हमें अपने होम स्टेट में बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बावजूद इसके इस देश के प्रधानमंत्री ने पहल करी। उसके बाद हमें नुकसान भी हुआ, हमारी फौज पर हमले भी हुए, हमें टेररिज्म से भी लड़ना पड़ा, तारों के नीचे आने वालों से भी लड़ना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके हमने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब उसके बाद चीजें ऐसी हो गई और हिंदुस्तान ने अपने आप को इंश्योर कर लिया कि अब हम इस तरफ से हाथ नहीं बढ़ाएंगे, चाहे मामला क्रिकेट का हो, डिप्लोमेसी का हो, किसी भी चीज का हो। पहले इस देश में ऐसी सरकारें रहती थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेपरेटिस्ट होते थे और जिस तरीके से और बाकी दुनिया होती थी, सब होते थे, कहते थे कि ठीक है बात कीजिए, बैठिए, बात कीजिए। लेकिन अब हिंदुस्तान की सरकार का स्टैंड क्लियर है और वो स्टैंड क्लियर हुए अभी 10 साल हुए। आप देख लीजिए हालात क्या है, घुटनों पर आ गए। मेरा अभी भी मानना यह है कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो, लेकिन हालात इनके देखकर ऐसा कहीं से कहीं तक लगता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, और मैं इनको जब कहावत बोल रहा हूं तो इनको नहीं कह रहा हूं कि वो किसी एक जानवर की पूंछ को 14 साल नल में रखो तो उसके बाद जब भी वो निकलती है तो टेढ़ी की टेढ़ी। आप यकीन मानिए किसी से भी उठकर अभी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होने के बाद आप सवाल पूछेंगे, फिर से वही हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना। पाकिस्तान की प्रॉब्लम हिंदुस्तान नहीं है, उनके अपने लोग हैं, उनका सुधार करें। हसन दुरानी साहब, 75 साल पहले गलती हो गई। अरे आवाज मत बंद करिए अपने साहब, एक सवाल ही पूछा है, मैं नहीं कह रहा हूं आ जाइए। सॉरी म्यूट किया हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ इनकी गुफ्तगू इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी गुफ्तगू थी, आंखों से आंसू निकल आए, इतनी तब्दीली नहीं गुफ्तगू की। पाकिस्तान के बारे में इनके दिल में इतना पीड़ा है, इतनी ज्यादा पीड़ा है, मैं परेशान हो गया। तो मैं आप भाई आंसू वाले हालात हैं जी बिल्कुल प्याज तो नहीं मिल रहा है इनको, तो रियल के आंसू रियल के निकलेंगे। प्याज से तो प्याज तो अफोर्ड नहीं कर सकते भैया, 300-300 रुपए किलो है, कैसे अफोर्ड करेंगे? भाई मेरे आप जरा कंट्रोल कर ले, कुछ नहीं होता। आप बोलते रहे, मैंने बोला नहीं, मैंने जान के म्यूट किया हुआ था ताकि आपकी पूरी गुफ्तगू सुन सके, ठीक है। और अच्छा, दूसरा बात ये थी कि आपने बहुत अच्छी बात की, इंडिया ने हमेशा पहल की है, बहुत अच्छी बात की है, आपने हमेशा पहल की है। और जिन पॉइंट्स पर आपने पहल की है, अगर मैं दोबारा उस पर गुफ्तगू करूंगा तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन आप ये और दीपक साहब के लिए जाते जाते मैं एक शेर कहूंगा कि तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुद्ध जनहारी तुक इसको खुजाई जा। तो बेहतर है आप जो कर रहे हैं उसको करते रहे। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पहले शिवम कहते हैं, हमारे यहाँ दीपक जी पहले शिवम कहते फिर मैं बोलूंगा। कंक्लूडिंग कमेंट मेरा पाकिस्तान के भाई ने दूसरी बात ये है, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया हसन भाई, मेरा अगला शो शुरू होने वाला है, रुक जाइए। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पाकिस्तान के पत्रकार ने एक शायरी पढ़ी, मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ एक कहावत है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, आप शायरियां करने में लगे हुए हैं। मैं फिर से यही कहता हूं आपको कि प्रॉब्लम आप ही की है भैया, सुधारो इसको। सुधारना तो पड़ेगा। और आप जो बार बार कह रहे हैं कि आप जो करते हैं करते रहिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। हमें जो करना है, आपने एक देश बनाया हिंदुओं की नफरत पे, आपने एक देश बनाया संघ की नफरत पे, आपने एक देश बनाने के बाद जिन्ना की पहली स्पीच मुझे आज भी मैं 10 बार कम से कम पढ़ चुका हूं। वोट देने से पहले उनकी स्पीच इस्लाम को लेकर होती थी, वोट देने के बाद उनका पहला जो असेंबली भाषण है, कभी पढ़ लीजिएगा समय मिले तो, उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर। दुष्यंत कुमार जी की कविता है, उसकी लाइनें पढ़ देता हूं, लेकिन मैं इनके लिए अमेंड करके पढ़ता हूं, है ना? अमेंड करके पढ़ता हूँ। ये दुष्यंत कुमार जी की नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो नहीं लिख सकते। उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के पैर के नीचे जमी भी नहीं, लेकिन फिर भी खुदा कसम उनको यकीन भी नहीं। दुष्यंत कुमार ये नहीं लिख सकते, मैं अमेंड करके बता रहा हूँ कि आपके पाँव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि अल्लाह हमें बचाएगा, लेकिन आपको जमीन का यकीन भी नहीं है। जी न्यूज़।